गुड इवनिंग, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का वापस से स्वागत है विद चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे आप ये सीखते हो कि नेशनल इनकम को मेज़र कैसे करते हैं, यानी कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। पिछले 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बच्चे देख रहे हैं। कुछ बच्चों से पर्सनली हमें कांटेक्ट है, बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे लिए तो बहुत है इतना, ठीक है। आज चैप्टर नंबर 4 पे काम करेंगे और ये जानेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके दम पे हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या वाला नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग अलग मेथड पढ़ने पड़ेंगे। पहला है आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है आपका इनकम मेथड और तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इस जो वीडियो ये बन रही है ये आधे घंटे उससे ऊपर की हो या उससे कम की हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी बता दूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो तक बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक भी बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमें इसके प्रैक्टिकल्स भी करवाओ, तो प्रॉमिस प्रैक्टिकल्स भी आ जाएंगे, नहीं तो थ्योरी पार्ट हमारा चल ही रहा है, वो लगातार चलता रहेगा। सबसे पहले मेथड पे बात करते हैं जो कि आपका वैल्यू एडेड मेथड है। और अगर आप हमसे पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं तो हमने बताया था कि जो हमारा पहला फेज था जिसको प्रोडक्शन फेज कहते हैं वही वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। दूसरा फेज आपका इनकम मेथड है और तीसरा फेज आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपना वैल्यू एडेड मेथड से, जानते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सबसे पहली बात कि वैल्यू एडेड ये है क्या। देखिए वैल्यू एडेड का ये मतलब होता है कि लगातार वैल्यू को बढ़ते रहना, लगातार वैल्यू ऐड होते रहना, ठीक है। इसलिए उसकी डेफिनेशन से बात करें कि कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड क्या है। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन, देख रहे हो एडिशन को, यानी कि ऐड करने वाली बात को बता रहा है। और वैल्यू टू द रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स बाय ए फर्म बाय वर्च्यू को मतलब गुण से है ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इसका ये मतलब है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर रॉ मटेरियल या फिर जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती हैं या फिर रीसेल पर्पस में काम आती हैं, बट यहाँ पे तो हम फिलहाल उसको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कराने वाले हैं, ठीक है। उसमें जो लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, वो आपका वैल्यू एडेड को दर्शाता है, ठीक है। अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो भी इस बात को आप पढ़ सकते हो कि वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चेक करो क्या कह रहा है ये, इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के ऊपर हमने थोड़ी सी एक इंग्लिश काट रखी है, थोड़ी सी एक बात इंग्लिश में बता रखी है, जिसका क्या कहना है कि परचेज रॉ मटेरियल कच्चा माल और गुड्स फ्रॉम अनदर फर्म्स टू प्रोड्यूस्ड फर्दर प्रोडक्शन। एक सीधी सी बात है कि अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है। यदि आप कच्चा माल खरीदते हैं या किसी भी प्रकार की वस्तु किसी दूसरी फर्म से खरीदते हैं, यानी कि अगर आप सिंपल परचेज भी करते हैं तो वो चीज़ आपकी किस में काउंट की जाती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। एंड द मुद्दा इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ये चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ अपने आप में बढ़िया भी है। अब ये है क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आप जनरली 3 चीज़ों को आप यहाँ पे लेने वाले हैं। सबसे पहले आप लेते हैं सेल्स किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। दूसरा आप लेते हैं चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और तीसरा आप लेते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इनको एक एक करके बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्वेश्चंस में कम गिवन होता है, इसी वजह से कभी कभी बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और ये गलती करा देता है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का बेस्ट एग्जांपल आप फार्मर्स को ले सकते हैं, इनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। जैसे मान के चलिए कि मैं एक किसान हूँ और अभी हमने गेहूँ लगा रखे हैं, तो अब जो फरवरी मार्च में जो फसल कटेगी उस कटाई में जो गेहूँ होंगे कुछ हम अपने घर के लिए रख लेते हैं और कुछ को मार्केट में बेच देते हैं। तो यदि आप कोई भी प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक हिस्सा होता है। चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक इट मीन्स इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। एंड द थर्ड वन, वैसे तो फर्स्ट वन होता है वो सेल्स क्या होता है भाई, आपने कितना माल बेचा, कुल मिला के जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आपने बेची उसकी जो कीमत है वो सेल्स कहलाएगी।
अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन में ज़्यादातर केसेस में सेल्स डायरेक्ट गिवन होता है, लेकिन फिर भी अगर सेल्स आपको गिवन ना हो तो प्राइस की मल्टीप्लाई आप क्वांटिटी से कर देना, आपको सेल्स आपके आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका वैल्यू एडेड का। ठीक है, इसी के दम पे ध्यान रखिए, ये टॉपिक इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। तो अभी थ्योरी में कवर करा रहे हैं, आप पहले थ्योरी भी सुन सकते हो। इस साल इस पे 3 नंबर के क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर से लेके आप कैसा भी क्वेश्चन जब उठाते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, 3 नंबर तक का क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे आराम से दे देता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक बात और कही जाती है कि जो वैल्यू एडेड होता है, आप इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आप क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आपको वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये है आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, बात वही है, चेक करो आप, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को लिखा नहीं है, क्योंकि बहुत कम केसेस में ये गिवन नहीं होता इसी वजह से, बट स्टिल आप इसको लिख सकते हो, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये बात हुई छोटी सी वैल्यू एडेड पे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें कराएगा वो क्या कराएगा, थोड़ा सा और इसके ऊपर वो कराएगा अभी हमें। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, ये रहा, इन शॉर्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो क्या पढ़ाना चाहता है, चलिए ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ाना चाहता है इन शॉर्ट, तो वो कहता है कि स्टेप ऑफ वैल्यू एडेड मेथड टू नेशनल इनकम, यानी कि आप किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से अपने देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ाया जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल 3 सेक्टर हैं। ठीक है, एज पर सिलेबस, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर। ठीक है, जब आप प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं, टर्शरी सेक्टर का वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं, तो उन सबको जब आप जोड़ते हो तो वो किसके इक्वल कहलाता है, जीडीपी एट एम, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो समेशन ऑफ, यानी कि समेशन ऑफ का मतलब होता है कि जब आप अपने तीनों सेक्टर्स के वैल्यू एडेड को जोड़ देते हो तो वही ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ मेथड जो है, मतलब GV8MP, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, तीनों अलग अलग सेक्टर्स का मिलके क्या बना देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और भाई इसके दम पे जस्ट पिछले चैप्टर में सिखाया गया है कि इसके दम पे आप बहुत आराम से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर ये चीज़ क्लियर है तो बता दो नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, क्या बताओगे यार, मैं बता दे रहा हूँ, NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये बोला जाता है। ठीक है ब्रो, कैमरा थोड़ा सा हट हो जा, आज ब्लर दिखाई दे रहा है, धोखा दे रहा है, थोड़ा सा मुंह धुला इसका। चलो ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, यहाँ लिखा भी है कि अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन ही ना हो तो वही ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल हो जाता है, GDP एट MP के। लाइट भग गई, लो जी आ गई। आज बड़े ड्रामे हो रहे हैं यार कसम से, बट कोई बात नहीं, पढ़ा के तो मैं मानूंगा ही, चाहे एक आधी बालक पढ़े। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है अगर क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, और आप अपने GDP एट MP से किस तरीके से NNP एट FC कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, ये ग्रॉस है, ये नेट है, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, पढ़ाया गया था, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। अब डोमेस्टिक में जब विदेशी इनकम जोड़ दोगे, ठीक है, अरे 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 मैंने तो फॉर्मूले में नहीं लिखा, ये तो गलती कर दी, फॉर्मूला सुधारो। तो क्या होगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, इसी में प्लस NFI है। ठीक है, जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तब आप क्या करते हो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते टाइम क्या करोगे, NFI यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है इस फॉर्मूले से, हमारा मिल जाता है नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये तो बात हुई अभी वैल्यू एडेड मेथड की। अगर मैं सिंपल से बता दूं तो वैल्यू एडेड मेथड से आप लोगों को क्या फाइंड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर इसी चेहरे में दूसरा नाम छिपा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
जो आप कैसे निकालोगे आमतौर पर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, माइनस का इंडिफरेंस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है वो यही है, ठीक है। अब वो जो बात आती है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देखिए वो होता है लेकिन उसका इतना इस्तेमाल ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता, इसीलिए हमें इसको यहाँ पे जो है, अगर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में होता तो वो यही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस, जब ये पढ़ाया जाता है तो किस किस बात का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि जो शुरू के 4 पॉइंट्स है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अगर आप कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स लेते हो, ये वाली इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाली, तो वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी। अगर आप सेल या परचेज करते हो कोई भी सेकंड हैंड गुड्स, वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी। अगर आप प्रोडक्शन करते हो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी। जैसे कि अगर मान के चले मैं अपने किसी भाई किसी ऐसे अपने घर वाले अपने किसी बालकों को पढ़ा दूँ, अपने बच्चों को पढ़ा दूँ, तो मतलब वो यहाँ पे नहीं जुड़ता। सर्विसेज वही आता है ना कि आप अपने बच्चों को हम पढ़ाने लग गए, तो वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर्स खरीदते या बेचते हो, बॉन्ड्स खरीदते या बेचते हो, डिवेंचर्स खरीदते या बेचते हो, नए या पुराने, तो भी उनको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। एक बात और बता दूँ, ये बकवास लगती है कि सर ये तो सब कुछ है ही नहीं, पाइन पे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अब किन किन चीज़ों को यहाँ पे नेशनल इनकम के अंदर जोड़ा जाता है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो फॉर सेल्फ कंजम्पशन जोड़ा जाता है, सर्विसेज को नहीं जोड़ते। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है, या फिर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी बता चुके हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। अब मान के चलो कि जो मालिक का जो घर है, ठीक है, उसमें कोई भी अगर एक्स्ट्रा वैल्यूज आप उसमें एड ऑन करते हो तो वो भी आपके नेशनल इनकम में काउंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ पढ़ाई जाएगी कि जब आप मकान वगैरह बनाते हो तो उसको भी अलग तरीके से जनरली यहाँ पे देखा जाता है। ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को आप नेशनल इनकम के अंदर नहीं जोड़ते, ठीक है। अगर आप उसको जोड़ोगे तो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम वो यहाँ पे आने लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए सिर्फ क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे जोड़ा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे जोड़ा नहीं जाता। स्टिल फिर भी आप इसको 1 नंबर के प्रॉस्पेक्टस से पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो, उसको याद कर सकते हो कि डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वन। जब आप क्या काउंटिंग, जब आप एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार जोड़ देते हो, वाइल पासिंग थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब कई सारी प्रोडक्शन को पार करने के बाद आता है, जो मैंने आपको सिखाया था प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर, वो वाली बात यहाँ पे एक बार वापस से आ गई है, जो हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में। देख सकते हैं चार्ट बना हुआ है। फार्मर ने क्या किया, वीट्स प्रोड्यूस करे और उनको 500 रुपये में बेचा किसी मिलर को, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, उस गेहूँ को जो उसने 500 रुपये में ख़रीदा था उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, आटे में, और उसको मार्केट में कितने का बेच दिया, बेकर को 700 रुपये में। फिर इस बेकर वाले ने क्या करा कि उस आटे से, देखो इसने ये प्रोड्यूस करा, इसने ये खरीदा रॉ मटेरियल, इसने इसको इसमें कन्वर्ट, देखो ऐसे कनेक्ट हैं आपस में, ऐसे, ठीक है। तो इसने इसको आटे में कन्वर्ट करा, बेकर वाले ने आटा खरीदा, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेड में, और ये ब्रेड किसको मिल जाएगा फिर एट द एंड, कंज्यूमर को। तो ये जो चल रहा है ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करता हूँ, अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की एग्जैक्टली बात करता हूँ तो ध्यान से सीखना, पहले वाले व्यक्ति ने इतने का सामान बेचा, दूसरे वाले ने इतने का सामान बेचा, तीसरे वाले ने इतने का सामान बेचा, तो लोगों को लगता है कि 500 इसने बेचा, 700 का उसने बेचा, 1000 का उसने बेचा, लेकिन भाई समझो वैल्यू एडेड एक्चुअल में हो कितना रहा है, पहले वाले को तो पूरा 500 हो रहा है, दूसरे वाले का कितना हो रहा है, सिर्फ 200। यार 700 रुपये, तो इस 700 में से 500 रुपये तो इसने इसको दिए थे ना यार। मिलर को तो 200 का फ़ायदा हो रहा है और बेकर को कितने का फ़ायदा हो रहा है, मात्र 300 का। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में सिर्फ 200 रुपये का वैल्यू एडेड हुआ, और यहाँ से यहाँ पे जाने में सिर्फ कितने रुपये का वैल्यू एडेड हुआ, 300 रुपये का। अब आप खुद सोचो कि अगर आप इनको अलग अलग जोड़ते हो तो ये 2200 रुपये हो जाएगा, जो कि गलत है। इसीलिए फिर क्वेश्चन में एक बड़ी प्यारी बात बनती है कि आप अपनी इस डबल काउंटिंग को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहले वो कहता है कि भैया आप फाइनल आउटपुट मेथड को पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल। देखो कितनी प्यारी बात कह रहा है। आप फाइनल आउटपुट मेथड का इस्तेमाल करोगे तो आप वहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स को ही, आप सिर्फ वहाँ पे फाइनल गुड्स को ही लोगे, दैट्स इट। बाकी झमेले खत्म। मतलब कुल मिला के आप किसको लोगे, इसको, दैट्स इट। भाई ब्रेड ही तो 1000 रुपये की जो कंज्यूमर तक जा रही है, इनकी बात ही नहीं करनी, खत्म बात, इनको हटा दो, इनकी बात ही मत करो। ये मेथड है इसका, ठीक है। दूसरा क्या है, वैल्यू एडेड मेथड जो भी पढ़ा, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके भी आप अपने डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या है,
इनकम मेथड, ठीक है। अब इसके ऊपर जानते हैं, थोड़ा शार्पली करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इनकम मेथड कहता है ऑल द इनकम्स दैट अकर टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा आर सम अप बाय ऑब्टेनिंग द नेशनल इनकम। मतलब क्या, सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या रखनी मेरे भाई, ये बात घूट के पी लेना कि इनकम मेथड से जो फाइंड होता है उसको बोलते हैं NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर मैं आपको एक हल्की सी पुरानी यादें ताज़ा करा दूँ, हल्की सी पुरानी यादें ताज़ा करा दूँ जो जस्ट पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो आपका जो यहाँ देखो, ये यहाँ जाओ, ये जो NDP एट FC इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। देख लो भाई, चीज़ें कनेक्ट हैं सारी आपस में, छोड़ नहीं सकते। तो NDP एट FC का क्या मतलब है कि आपको अपनी इससे डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है, ठीक है। तो इनकम मेथड का सीधा से ये कहना है कि आप जो फैक्टर पेमेंट्स जो कमाते हो, बेसिकली फैक्टर सर्विसेज के बदले में, जैसे आप लेबर का काम कर रहे हो तो आपको वेजेस मिलेगी, आप एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपने ज़मीन अपनी दे रखी है तो रेंट मिलेगा, आपने कैपिटल लगा रखा है तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। देखो ना यार, ये शब्द आपको चैप्टर 1 से पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ये फैक्टर पेमेंट्स कहलाती हैं, फैक्टर इनकम इनको आप कह सकते हो। फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो आपको मिलता है वो आपका डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे कहलाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला वो ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो पैसा देते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये अपने आप में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और मिक्स्ड इनकम। मैं शुरुआत करूंगा इसकी मिक्स्ड इनकम से। मिक्स्ड इनकम का ये मतलब होता है, पहले यहाँ आ जाओ, इट इज़ द इनकम जनरेटेड बाई ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एंड यूनिकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज लाइक ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स एक्सेट्रा। कुल मिला के मतलब क्या है, मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं इसके प्यार से इसके नाम के साथ क्या लिखना चाहूँगा, जो व्यक्ति आमतौर पर सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे मैं आपको पढ़ा हूँ, आई एम द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, मुझे उसके बदले उनको सैलरी तो मिल नहीं रही है ना, बट जब अगर हम यहाँ पे सक्सेस हैं, जो कि होंगे फ्यूचर में, मेरा भाई बिलीव है, तो बाद में क्या होगा कि हम यहाँ से कमा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, जो खुद को रोज़गार दिए बैठे हैं, ठीक है, अब ये फार्मर्स, बार्बर्स, ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, ये सब वही लोग, ठीक है। तो ये मिक्स्ड इनकम वाली बातचीत इनके अंदर यहाँ पे आ जाती है। तो मिक्स्ड इनकम मतलब जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में क्वेश्चन इन द डायरेक्ट गिवन होता है कि मिक्स्ड इनकम क्या चीज़ होती है, ठीक है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, ठीक है, वही लोग मिक्स्ड इनकम जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की। देखो, एम्प्लॉय कौन होता है, इसको कहते हैं वर्कर बेसिकली। वर्कर का काम क्या होता है, नौकरी करना। अब उस वर्कर को नौकरी के बदले में या तो वेजेस मिलती है या फिर सैलरीज मिलती है। पहली कंडीशन तो होती है कि नगद ले जाओ, ठीक है, या फिर आपके अकाउंट में डाल देते हैं। दूसरा क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड फॉर्म में मिलता है, यानी कि कैश के अलावा भी किसी और तरीके, ये अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि कंपनी आपको गाड़ी प्रोवाइड करा देती है, घर प्रोवाइड करा देती है, आपके बच्चों के लिए हेल्थ फैसिलिटी के लिए आपको हॉस्पिटल की सुविधाएं प्रोवाइड करा देती है, एक्सेट्रा। और एक होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आपने एक नाम सुना होगा PF का, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ध्यान रखना, ये एम्प्लॉयर्स लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नहीं लिखा हुआ। एम्प्लॉय होते हैं वर्कर, एम्प्लॉयर कौन होते हैं, मालिक, ओनर, ठीक है। तो पहला है उसको वेज एंड सैलरीज कैश में मिलती है, दूसरा हो सकता है सैल कैश के अलावा काइंड में मिल जाती है, कंपनी ने गाड़ी दे रखी है, फ्लैट दे रखा है, और बालकों के लिए स्कूल दे रखा है, हॉस्पिटल दे रखा है, वगैरह वगैरह। और ऊपर से जो मालिक होता है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाता रहता है इन वर्कर्स के लिए। तो जो वर्कर्स होते हैं आमतौर पर इस तरीके से कमा लेते हैं, ठीक है। ये लोग करते क्या हैं, जैसे कि अब एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कुछ % हिस्सा PF के नाम का काटा जाता है और उतना ही पैसा जो एम्प्लॉयर होता है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब आप इसमें देखो ऑपरेटिंग सरप्लस ये होता क्या है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला शब्द क्या है, अच्छा ध्यान रखना, इन सबको मैंने अलग अलग करके लिखा भी है, आगे पन्ने में मिलने वाला है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, रेंट, ठीक है, रॉयल्टी। तो अभी आप समझ लो रेंट क्या होता है, जैसे आपने ज़मीन किसी को अपने किराए पे वसूलने के लिए दे दी कि भाई तू इसे किराए के तौर पे ले सकता है, बदले में मुझे क्या चाहिए, रेंट चाहिए। तो रेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। इंटरेस्ट, जो व्यक्ति रेंट किस पे मिलता है, आपको ज़मीन पे मिलता है, इंटरेस्ट आपको किस पे मिलेगा,
कैपिटल पे मिलेगा, है ना। और प्रॉफिट किसको मिलता है? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनको मिलता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। पर अब एक बात ध्यान रखना कि प्रॉफिट को अलग 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। जैसे कि पहला होता है प्रॉफिट का कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होता है डिविडेंड, तीसरा होता है रिटेन अर्निंग। मुद्दा यह कि कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है? जो आप अपने प्रॉफिट पर टैक्स देते हो, डायरेक्ट टैक्स होता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। ठीक है, जो प्रॉफिट का हिस्सा आप अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देते हो, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा, ठीक है, जो प्रॉफिट का सब सेव कर लेते हो, यानी कि रिटेन कर लेते हो एज अ रिजर्व, वो कहलाता है आपका रिटेन अर्निंग। डील। तो ये हो जाता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली बात आएगी वो कहलाएगा आपका क्या? मिक्स्ड इनकम। तो इस तरीके से सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे। COE इसको प्यार से बोलते हैं। देखो, अगर इसको मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से लिखूँ तो COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI। ठीक है, इन 3 चीज़ों को मिला के क्या बन जाता है आपका? NDPA टैब से, जिससे आप अपने डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमने अगले पन्ने पे क्या कर रखा, चेक करो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स है फॉर लर्निंग पर्पस। अगर आप इनको रीड कर लेते हो तो भी दिक्कत नहीं है, इनके नोट्स चाहिए तो बता देना। देखो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, कैसे कैसे कैश? आपको सैलरी मिलता है, आपको बोनस मिलता है, ठीक है, कमीशन एक्सेट्रा मिलता है, DNS अलाउंसेस मिलता है। काइंड में क्या मिलता है आपको? रेंट के लिए घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल गई। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कौन कौन से थे मैंने बताया था। प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी मिल गया, जब आप रिटायर वगैरह होते हो उस टाइम पे अच्छा खासा मिल जाता है। लेबर वेलफेयर, लेबर्स के वेलफेयर के लिए फंड्स वगैरह बना लिया जाता है, और ये सब मालिक करता है। रेंट क्या है? बेसिकली इनकम विच अराइज फ्रॉम ऑनरशिप एंड लैंड ऑफ बिल्डिंग। जो आप ज़मीन और बिल्डिंग किराए पे देते हो, उससे जो आप इनकम कमाते हो। मुद्दा रॉयल्टी क्या है? रेफर्स टू इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सबसॉइल एसेट्स। जैसे आपने अपनी ज़मीन किसी को ना उस पर दे दी, लीज पे दे दी, सही है, लीज पे दे दी, तो भी आपको रॉयल्टी मिलती रहती है। वो रेंट नहीं होता, फिर वो रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा ऐसा भी होता है कभी कभी कि ऑनर ऑफ मिनरल डिपॉजिट, लाइक अगर आपकी ज़मीन के नीचे कोयला मिल गया तो आपको उस पर रॉयल्टी मिलती रहेगी। अगर आयरन पाया जा रहा बहुत ज़्यादा तो रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो गलती से नेचुरल गैस आपको वहाँ पर मिल जाती है तो उसमें रॉयल्टी मिलती रहती है। ठीक है, तो जब तक वो चलता रहता है आपको रॉयल्टी मिलती रहती है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी आप लैंडिंग फंड्स होता है, जो भी आप कैपिटल मतलब जो इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, उस पर जो आप ब्याज कमाते हो वो इंटरेस्ट कहलाता है। और जो आप एज अ एंटरप्रेन्योर गुड्स एंड सर्विसेज बेच के पैसा कमाते हो वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, और उस प्रॉफिट पे जो डायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, इसको प्रॉफिट टैक्स भी कह सकते हैं। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि आप सीधा सीधा अपने आपको किसको पे करते हो? शेयर होल्डर्स को पे करते हो, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के नाम पे भी जानते हो। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? रिटेन अर्निंग। ठीक है, एंड व्हाट इज लॉस इज रिटेन अर्निंग। इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज कीप एज अ रिजर्व। देख रहे हो आप, जिसको आप एज अ रिजर्व रख लेते हो ताकि फ्यूचर में टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंटीज फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव कर लेते हो। आप इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हो, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर के नाम से भी जानते हो, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी जानते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन NDPA यानी कि डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा? NPA। तो ऐसे इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या क्या नेशनल इनकम। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे जिनको आप इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। कोई भी ट्रांसफ़र इनकम वो यहाँ इंक्लूड नहीं होती। कोई भी सेकंड हैंड गुड्स खरीदते हो या बेचते हो वो यहाँ इंक्लूड नहीं होती, यानी कि उस पर बेस्ड इनकम। शेयर होल्डर्स बोनस डिबेंचर्स बेच के अगर आप पैसा कमा लेते हो, इनकम कर लेते हो, वो यहाँ काउंट नहीं होता। जो पास्ट सेविंग्स की पेमेंट करते हैं, यानी कि पहले पैसे जो होते हैं आपके, जो अपने पास सेविंग्स करते हैं उससे अगर आप पेमेंट करते हो, अपनी सेविंग्स में से पेमेंट करते हो, तो वो यहाँ इंक्लूड नहीं होता। और वाइनफॉल गेन, अगर आपको मान के चलो किसी एसेट्स वैसेट्स को बेच बाज के इनकम एक्स्ट्रा जनरेट हो जाती है, तो वो सब यहाँ पे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि नेशनल इनकम में कुछ इंक्लूड हो तो भैया सर्विसेज प्रोवाइड करो, सिंपल सी बात है, लोगों की ज़रूरतें पूरी करो, उनसे पैसा कमाओ, गुड्स एंड सर्विसेज बेचो, उससे पैसा कमाओ। ठीक है, ओके। तो लास्ट मेथड देखो आप इसका, और इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ी सी और, ये ज़रूरी है इसीलिए। ठीक है, प्रैक्टिकल सभी सीख पाओगे। तो द पॉइंट इसकी एक्सपेंडिचर मेथड होता है क्या? तो कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सही है,
सबसे पहले तो आप इसको इससे यही फाइंड होता है, जो कोई अगर पूछे कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड से क्या फाइंड होता है तो आप लिख सकते हो जीडीपी एट एमपी, ठीक है। और अब अगर आप हल्का सा याद हो तो वैल्यू एडेड मेथड से भी यही फाइंड होता है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और वहाँ से एक चीज़ और होती थी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। आप इसको अलग अलग नाम से और जानते हो, इसको आप इनकम डिस्पोजेबल मेथड कह सकते हो, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड कह सकते हो, प्ला प्ला प्ला, ठीक है। नाउ फॉर्मूला टाइम, ठीक है। बाद में इनको एक साथ रिकॉल करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। पहला है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये कैलकुलेट करते कहते हैं, ये जो PFCE है इसका मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो GFCE है इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये जो GDCF है इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा क्या है, नेट एक्सपोर्ट। तो मैं सबसे पहले नेट एक्सपोर्ट से शुरुआत करूंगा। आप अपने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपको और क्या चाहिए इसमें, आपको इसमें चाहिए हमारा फर्स्ट से कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है। तो ध्यान रहे, मैं सिंपल सी बातें हैं वो, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, ये जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर पैसा खर्च करता है, या फिर हमारे ऐसे प्राइवेट NGOs, जो प्राइवेट NGOs अगर वो लोग पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, इसको भी पढ़ लो। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इन हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जितने भी कंज्यूमर टाइप्स के गुड्स पे पैसा खर्च करता है, या फिर वो लोग खर्च करते हैं, प्राइवेट NGOs जो खर्च करते हैं, ड्यूरेबल, घर को छोड़ देना, बाकी सब चीज़ों पे जो पैसा खर्च होता है वो सब हमारा किसके अंदर आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और मज़े की बात यह है कि यहाँ ज़्यादातर केसेस में ये डायरेक्ट गिवन होता है। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारी भारत सरकार डिफेंस या लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, वही है। ये भी ज़्यादातर केसेस में डायरेक्ट गिवन होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो नाम में मतलब बहुत ज़्यादा छिपा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कभी कभी गलती से वो क्या लिखा दे देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो मतलब बदल जाता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर डायरेक्ट गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो दो तरीके से गिवन हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक शब्द भी लिखा हो सकता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर ग्रॉस ऐसे लिखा हो ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर वो ये चीज़ नहीं है, फिर वो ये चीज़ है। अगर फिक्स्ड शब्द लिखा हुआ है तो फिर वो इस चीज़ की बात कर रहा है। फिर आपको उसके अंदर इसको कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन स्टॉक, जो कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिसको आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आमतौर पर कह देते हैं। तो अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उसमें ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नेट एक्सपोर्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, दैट्स इट, और कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर भैया आपको GDP एट एमपी से NNP एट एफसी कैलकुलेट करना है, तो आप देखो ग्रॉस से नेशनल, ग्रॉस से नेट पे गए डेफ माइनस कर दिया, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो NFI ऐड कर दिया, MP से FC पे गए तो माइनस का NIT कर दिया। इसके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, और प्रिकॉशंस क्या सिखाते हैं, जो नेशनल का वैल्यू नहीं होंगे। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स पे पैसा खर्च करते हो वो यहाँ नहीं आएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट्स पे पैसा खर्च करते हो वो यहाँ नहीं आएगा, सेकंड हैंड गुड्स खरीदने में पैसा खर्च करते हो वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हो, वही शेयर्स वगैरह खरीदते हो तो वो यहाँ नहीं आएगा। अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो खुद के अकाउंट में, कि खुद के लिए प्रोड्यूस वगैरह करने पे, वो वाला पैसा यहाँ भी नहीं आएगा, एक्सेट्रा। इसमें क्या लिख देते हो प्यार से, फिर ETC एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और वो डिफरेंस आपको सिखाना चाहेगा किस टाइप का, कि जब आपको नेशनल इनकम निकालनी होती है एट करंट प्राइस और एक होती है कांस्टेंट प्राइस। तो इसी चीज़ को मैं एक बार और दिखाता हूँ। अब इसका लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट,
फॉर 3 मार्क्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये वाली बात पता चल जाएगी कि जो आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो वो जीडीपी किस प्रकार की जीडीपी है। तो इस डिफरेंस को पढ़ाने से पहले, जिसका नाम है कि आप नेशनल इनकम करंट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे या नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। आपकी बुक्स आपको पढ़ाना चाहती हैं क्या, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी को ही बोला जाता है जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी कि जो आप आज के करंट प्राइस के हिसाब से जब किसी चीज़ को नापोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा। और एक कांस्टेंट प्राइस, इसको ना बेस प्राइस भी कह देते हैं, इसमें एक शब्द ऐड हो जाता है बेस, ठीक है, बेस। तो उसके दम पे आप चीज़ें कैलकुलेट करते हो तो वो कहलाएगा रियल जीडीपी। बता दूं कि जैसा इसका नाम है रियल जीडीपी वैसा ही इसका काम है। ध्यान रखना कि जैसा इसका नाम है रियल जीडीपी, अगर कोई बोले कि नॉमिनल जीडीपी हमारी इकोनॉमी की अच्छी कंडीशन दिखाती है या फिर हमारी रियल जीडीपी हमारी कंडीशन को अच्छे से दिखाती है, तो कह देना कि रियल जीडीपी हमारी ज़्यादा बढ़िया होती है। और व्हेन जीडीपी ऑफ ए गिवन ईयर इज एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी कि हम लोग एक बेस ईयर मान लेते हैं, अभी तक जो ले रखा है वो 2011-12 ले रखा है अप्रॉक्स। तो हम अपना कंपैरिजन जो करते हैं वो 2011-12 के प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए करते हैं और वहाँ से आपको सच्ची तस्वीर मिल भी जाती है। और ये क्या होता है, बेसिस ऑन द सेम ईयर। अभी आप 2023 में एंटर कर चुके, तो अब 23 और 24 का सेशन चलेगा 1 अप्रैल से, तो फिर आप वहाँ पर अपने करंट प्राइजेस की बात करोगे, ठीक है। और देखो देखो चेक करो चेक करो चेक करो, लिखा भी हुआ है कि रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी एज इट्स ट्रूली रिफ्लेक्टेड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर सच्ची तस्वीर जाननी है तो रियल जीडीपी को ही पढ़ो। नॉमिनल जीडीपी बताता है लेकिन उतनी सच्ची तस्वीर वो यहाँ पे नहीं बताता, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँगा क्या, अब इनके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस 3 नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंस पढ़ाया जाएगा इसके मीनिंग के नाम पे। क्या कहता है, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट अ करंट ईयर प्राइस। जब आप अपने करंट ईयर के प्राइस को ध्यान में रखते हुए अपने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो वो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहलाती है, ठीक है। और इसी डेफिनेशन को हूबहू उतार के क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर। जब आप अपनी उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को चेकआउट करते हो बेस ईयर के प्राइस से, जो कि 2011-12 के हिसाब से था, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देख रहे हो, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो उनकी जो कीमत है बेस ईयर के हिसाब से, तो वो कहलाएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। और जो करंट ईयर के हिसाब से वो कहलाएगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ठीक है। दूसरा, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो कहता है कि इट इज़ नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। देख रहे हो, ये गुड टूल नहीं है, नॉट अ गुड टूल, इट इज़ द बेटर टूल फॉर द मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बेटर होता है, यही बेहतर होता है, ठीक है। तरीके बहुत हैं बट स्टिल इन दोनों की अगर बात करते हैं तो रियल जीडीपी इज द बेटर ऑप्शन। कॉजेज ऑफ चेंजेस, तो इट इज़ अफेक्टेड बाई चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी बदलते हैं और उनकी क्वांटिटी भी बदलती है। यहाँ पे क्या होता है, इट अफेक्टेड बाई चेंज इन द क्वांटिटी ओनली। यहाँ प्राइस की बात नहीं होती, सिर्फ क्वांटिटी बदलती है, दोनों बदलते हैं। कैलकुलेशन की बात करें तो करंट ईयर के प्राइस की मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी से कर दो, और वो ये कहता है कि बेस ईयर के प्राइस की मल्टीप्लाई करंट ईयर की क्वांटिटी से कर दो। समझ लो, करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। डील। कंपैरिजन की बात करते तो इट इज नॉट अ सुटेबल टूल फॉर कंपैरिजन द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स। इतना सुटेबल नहीं होता अगर आप इसको कंपेयर कर दो। यस, इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर। आप अलग अलग ईयर में जो आप कंपैरिजन करते हो वो रियल जीडीपी के ही नाम से करते हो। इसका एक नाम और है नॉमिनल नेशनल इनकम, यानी कि नॉमिनल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम यानी कि रियल जीडीपी। ये डिफरेंस 3 नंबर का है। अगर आपके नोट चाहिए तो आप हमें कहाँ के बार नंबर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक लास्ट टॉपिक इसमें एक और रहता है जो अक्सर कभी कभी 1 नंबर के फॉर्मूले में पूछ लिया जाता है कि अगर आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, ये आपको फाइंड करना है, और आपको नॉमिनल जीडीपी क्या है, गिवन है, तो आप अपने नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जस्ट उसका उल्टा कि आप अपने रियल जीडीपी को प्राइस देखो, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप 1 नंबर के प्रोस्पेक्टस से याद रख सकते हो। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी बता दिया, एंड द मुद्दा इज कि व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, ये इसका दूसरा नाम है।
तो वो कहता है कि द जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड द इम्पैक्ट प्राइस डिफ्लेटर इंडेक्स, इम्पैक्ट बोल दिया मैंने, क्या ही कॉल्ड इम्पैक्ट प्राइस डिफ्लेटर इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। जब आप इन्फ्लेशन समझ रहे हो, महंगाई को जो मेजर करते हो, वो इसी प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए, जीडीपी डिफ्लेटर को ध्यान में रखते हुए करते हो। ये है क्या? इट इज़ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ईयर एट करंट ईयर प्राइस टू दैट द प्राइस दैट प्रिवेल ड्यूरिंग द बेस ईयर। ये बहुत अजीब सा हो जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इनटू 100। दिस इज द रियल जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर तक भी पूछा जा चुका है, बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो तो 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी अभी बड़ा प्रचलन में रहा है कि वेलफेयर मीन्स sense of material well-being among the people depend on the greater per head availability of goods and services. So higher GDP is generally taken as the greatest welfare of people. वेलफेयर आप समझ सकते हो, जो थोड़ा सा होता है ना कि वेलफेयर कर रहे हैं, सामाजिक विकास कर रहे हैं, और ये माना जाता है कि अगर किसी देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे वेलफेयर लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन ऐसा हर वक्त सच नहीं होता। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाता है कि क्या देश की जीडीपी ही जस्टिफाई करती है कि जो वहाँ के लोग हैं वो अच्छे वेलफेयर फेस में गुजर रहे हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में बन चुका है, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हायर जीडीपी जनरली टेकन एज द ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल। तो इसका आंसर यस भी हो सकता है, इसका आंसर नो भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी देश की जीडीपी और अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ रही होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में ज़्यादा फर्क नहीं डालता। जैसे कि गरीबी हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है, और ये वजह पैदा होती है इनइक्वालिटीज़ की वजह से। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। दिखाई देता है कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा हमारे उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा होता जिनको सच में उसकी आवश्यकता है। एंड दिस इज़ इट। ये चैप्टर का थ्योरेटिकल फेस है। अगर लगता हो बोरिंग है तो प्लीज़ 1 से 2 बार में देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप इसके प्रैक्टिकल्स पे काम कर सकते हो। एक कमेंट भी आता है, वैसे तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। तो इसके एक क्वेश्चंस की बात करते हैं, और वो इसके जस्ट बाद आपको मिलने वाला है। देन आपको चैप्टर मिलेगा मनी। ये टॉपिक डन है, इसको पढ़ो, नोट्स चाहिए कॉल मैसेज कुछ भी कर लो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।